नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को बहुत-बहुत स्वागत है। और स्वागत के साथ ही साथ मैं आदरणीय बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय या फिर सचिव महोदय से मैं बड़ी ही विनम्रतापूर्वक निवेदन करूँगा कि इस वीडियो को आप ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत सारी चीज़ों को उजागर करता है और ये वीडियो कहीं न कहीं आपके लिए आई ओपनिंग हो सकती है, ठीक है? क्यों आई ओपनिंग हो सकती है? क्योंकि आप पर एक गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है। वो क्या है, प्लीज़ आप थोड़ा-सा इस पे रुके रहिएगा, इसके बाद ही सभी चीज़ें स्पष्ट हो पाएँगी आपके लिए भी। और एक चीज़ मैं और स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि कई लोग हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल के वीडियो का मिस इंटरप्रिटेट करते हैं या फिर इस तरह से उसको प्रस्तुत करते हैं कि हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कि एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के, उनका अपमान करने का प्रयास किया जा रहा है या फिर किसी भी प्रकार से उनकी गरिमा को भंग करने का प्रयास किया जा रहा है। तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ऐसी कोई नियत नहीं है हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल की आपकी गरिमा को कोई ठेस लगे या फिर गरिमा का असम्मान हो। लेकिन कुछ मूलभूत प्रश्न हैं जो कि आपके लिए भी मुसीबत खड़ा कर सकता है, वो क्या है आप प्लीज़ इसे ज़रा देखिए। देखिए, सबसे पहली बात तो आज के पेपर में एक यह चीज़ें छपी हैं और कई न्यूज़पेपरों में छपी है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि आयोग पर लगे आरोपों को अध्यक्ष ने निराधार बताया। इसमें कहा ये गया है कि वे गलत प्रचार कर रहे हैं जिनकी नियुक्ति नहीं हुई है, ठीक है? निराधार बताते हुए कहा कि जिनकी नियुक्ति नहीं है, वे गलत प्रचार कर रहे हैं। पूरी पारदर्शिता से नियुक्ति हो रही है। एक्सपर्ट कमिटी जो निर्णय लेती है, आयोग उसी को मानता है। पहले क्रम में 77 अंकों का मूल्यांकन शैक्षणिक उपलब्धियों के आधार पर किया जाता है। बहुत अच्छी बात है। आपने ये कहा कि जिनका चयन नहीं हो पा रहा है, वो इस चीज़ को लेकर के आरोप लगा रहे हैं या फिर प्रत्यारोप कर रहे हैं। हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को हाल में एक ईमेल प्राप्त होता है, वो सुनीता भटनागर जी हैं। ये माननीय हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं। मुझे भी इनके बारे में बहुत नहीं पता, लेकिन जो मुझे पता चला ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं। ये कहीं से भी अभ्यर्थी नहीं हैं, लेकिन इन्होंने जो आरोप लगाया वो कोई निराधार नहीं है। मैं इसको बताऊँगा कि कैसे आपके लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। और ये चीज़ें जो मैं बताता हूँ, वो इसलिए नहीं बताता हूँ ताकि मुझे मेरी कोई हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल की कोई दिलचस्पी है कि आयोग बुरी गति से फँसे या फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा अभ्यर्थियों के लिए कोई समस्याएँ क्रिएट हों भविष्य में। मात्र इसलिए बताई जाती है ताकि भविष्य और वर्तमान दोनों सुरक्षित रहे, अभ्यर्थियों की भी और आयोग की भी। क्या है वो तकनीकी कमियाँ, क्या है तकनीकी खामियाँ, वो चीज़ें आप थोड़ा अंत तक जुड़े रहिएगा। सबसे पहली बात, हम एक कोर्ट ऑर्डर की ओर चलते हैं। ये कोर्ट ऑर्डर है शशि गुप्ता वर्सेस ये रूरल स्टडीज़ का शायद मामला था, जिसमें शशि गुप्ता जी के द्वारा ये केस किया गया था, जिसमें कई लोगों को पार्टी बनाया गया था। इसमें माननीय न्यायालय एक बहुत महत्वपूर्ण ऑर्डर देते हैं, जो ऑर्डर बहुत ही एक तरह से रोड मैप है आपके लिए। उस ऑर्डर में हम जब पेज नंबर 29 पे आते हैं, 29 पे, तो उस पेज नंबर में क्या कहा गया, आप ज़रा देखिएगा, वो बहुत महत्वपूर्ण है और वही चीज़ें आपको इंगित कर रही हैं कि आप नियुक्ति प्रक्रिया में कुछ तो गलत कर रहे हैं और सब्जेक्ट एक्सपर्ट पर ठीकरा फोड़ने से शायद समस्या का निदान नहीं होने वाला है। कैसे? आप ज़रा देखिए, क्योंकि सब्जेक्ट एक्सपर्ट नियम नहीं बदल सकते हैं ना। जो नियुक्ति प्रक्रिया की नियमावली बनाई गई है, उसमें तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कोई हेर-फेर नहीं कर सकते हैं। नियम तो कांस्टेंट रहेगा। सब्जेक्ट एक्सपर्ट मूल्यांकन करेंगे कि जो नियम बना है उसका इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। रूल सही से फॉलो अप किया जा रहा है कि नहीं। सर्टिफिकेट सब सही से हैं कि नहीं। लेकिन नियम तो नहीं चेंज करेंगे सब्जेक्ट एक्सपर्ट। देखिए नियम क्या कहता है, ये सबसे पहले ऊपर में जितने भी पेजेज़ हैं उसमें अभ्यर्थी के वकील और जो रिस्पोंडेंट हैं उनके वकील, आयोग के वकील, इन सभी के द्वारा जवाब दिया जा रहा है। नीचे में अब यहाँ पर माननीय हाई कोर्ट के जो जज हैं, उनके जज साहब के द्वारा यहाँ पे अब जो है ऑर्डर प्रस्तुत किया जा रहा है। तो इसमें देखिए ऑर्डर में जब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, बहुत ही आई ओपनिंग है, आप सभी ज़रूर इसे सुनिएगा। कह क्या रहे हैं, द रिस्पोंडेंट नंबर 5 फ्रॉम जुलाई 2015 जुलाई टू 2015 टू December 2018 was also a PhD scholar in the Department of Rural Studies and the completed his PhD work in December 2018. Clause 5.4 of the advertisement dated 21 9 2020 provided that the time taken by the candidate to acquire MPhil and PhD degree shall not be considered as teaching research experience to be claimed for appointment to the teaching position. In view clause 5.4 of the advertisement dated 21/9/2020 through the respondent number 5 may have been engaged to take class in the rural studies from
15 to 24/7/20, since the respondent number 5 has been founded to be a PhD scholar from July 2015 to 18. No marks could have also been given to the respondent number 5 under the heading teaching experience for the period of 15 to 18 in view of specific provision contained under clause 5.4 of the advertisement. ये क्या कहा है? माननीय न्यायालय ने क्या कहा है? माननीय न्यायालय ने ये कहा है कि रिस्पोंडेंट नंबर 5, जिन्होंने रिस्पोंडेंट, इस केस में जो रिस्पोंडेंट नंबर 5 हैं, वो जो जुलाई 2015 से लेकर के दिसंबर 2018 तक वो पीएचडी कर रहे हैं। और इस दरमियान यह भी पाया गया कि वो जो है क्लास भी करा रहे हैं, टीचिंग भी कर रहे हैं। तो एडवर्टाइजमेंट का जो क्लॉज नंबर 5.4 है वो ये कहता है कि पीएचडी या फिर एमफिल का नंबर नहीं, सॉरी, पीएचडी या एमफिल के दरमियान अगर किसी प्रकार का टीचिंग एक्सपीरियंस हो तो उसको अपॉइंटमेंट के दरमियान टीचिंग पोजीशन का क्लेम नहीं किया जाएगा एक्सपीरियंस के लिए। ये विज्ञापन कह रहा है। तो वही माननीय जज साहब ने इसको कोट करते हुए कहा है कि ऐसी स्थिति में इस अभ्यर्थी को उस दरमियान के टीचिंग एक्सपीरियंस का अनुभव, नो मार्क्स कुड हैव आल्सो बीन गिवन टू द रिस्पोंडेंट नंबर 5। मतलब ऐसी स्थिति में कोई भी पीएचडी के दरमियान वाले एक्सपीरियंस का अंक नहीं दिया जाएगा। ये क्या है? ये माननीय न्यायालय का ऑर्डर है। तब इसका अगर आप उल्लंघन करेंगे और ये कहेंगे कि ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट कर रहे हैं, तो क्या ये बच जाएगा क्या मामला? क्या आयोग बुरी गति से नहीं फंसेगा? और इस तरह से जो अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, क्या उनकी नौकरी नहीं जाएगी? ये जो माननीय न्यायालय का ऑर्डर आया है, आपके रिजल्ट निकालने के 1 साल के बाद आया है और अभ्यर्थी की जो नौकरी गई है 1 साल के बाद गई है। तो ऐसा तो नहीं है, कोर्ट की आँखें जब खुलती हैं, वो 1 साल बाद खुलें, 2 साल बाद खुलें, कभी भी खुलें। तब अगर इस तरह के मामले होंगे तो कौन फँसेगा? अगर 1 से अधिक मामले होंगे तो क्या आयोग पे सवाल नहीं खड़ा होगा? आयोग पे सवालिया निशान नहीं खड़ा होगा? इसको आप बोलते हैं कि ये गलत तरह से अफ़वाह फैलाया जा रहा है, निराधार बताया जा रहा है। ये किस एंगल से निराधार है? ये तो माननीय न्यायालय का ऑर्डर है और न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि आपको टीचिंग एक्सपीरियंस का पीएचडी के दरमियान का अनुभव का अंक नहीं देना है। पीएचडी के दरमियान अगर किसी ने टीचिंग एक्सपीरियंस कर रखी है तो उस पर अंक नहीं देना है। ये माननीय न्यायालय का ऑर्डर है और उसको आप कहते हैं कि निराधार है। कैसे निराधार है? ये मैथमेटिक्स विषय का देखिए रिजल्ट है। आप कहते हैं कि यही तो जाँच करनी थी जो मैं अभी आपके समक्ष दिखा रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत ही तहे दिल से आपका सम्मान करता हूँ, विनम्रतापूर्वक आपसे ये पूछ रहा हूँ और ये जानने का अधिकार है एक भारत के नागरिक होने के नाते कि यह गलत नहीं है क्या? माननीय न्यायालय का ऑर्डर तो स्पष्ट कह रहा है ना? और अगर सब्जेक्ट एक्सपर्ट को यही तो जाँच करनी थी कि टीचिंग एक्सपीरियंस का नंबर पीएचडी के दरमियान वाले को नहीं देना है, जबकि आपने दिया है। इसका प्रमाण मैं देखिए आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैथमेटिक्स विषय का सेकंड टॉपर है, अमरनाथ कुमार, जिनका चयन हुआ है पटना यूनिवर्सिटी में। सेकंड टॉपर है मैथमेटिक्स विषय के। इनके बारे में हमें सूचनाएँ प्रोवाइड कराती हैं ईमेल के माध्यम से सुनीता भटनागर मैडम। वो जो सूचनाएँ प्रोवाइड कराती हैं, उसमें देखिए स्पष्ट रूप से अमरनाथ जी का यहाँ पे स्कोर कार्ड भी उन्होंने दिखा रखा है। जिनको शिक्षण अनुभव पर जो 3 टीचिंग एक्सपीरियंस लगाए हुए थे 3 जगहों की, जिस पर उनको 10 अंक दिया गया है और शोध आलेख पर 10 अंक दिया गया है, यानी कुल 20 अंक दिया गया है। इसके बाद नीचे में हम जब बढ़ते हैं तो ये अमरनाथ जी की पीएचडी की डिग्री है, जिसमें स्पष्ट रूप से नोटिफिकेशन है, जिसमें उनकी वाइवा 2018 में हुई है, 16/3/2018 को। तो जब अभ्यर्थी की वाइवा ही 2018 में होती है, तो यानी कि उसकी पीएचडी तो 2018 के बाद 2018 तक तो अगर कोई भी एक्सपीरियंस टीचिंग किया हो तब तो काउंट नहीं होगा। तो 18 के बाद कितने वर्ष बचते हैं? 2 साल, चूँकि आपके फॉर्म भरने की आखिरी डेट थी दिसंबर 2020, तो दिसंबर 2020 से अगर 2018 को काउंट करते हैं तो मात्र 2 साल बचते हैं। और अभ्यर्थी जो है थर्ड टर्म 11-12 2011-12 से ही पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन है और 2018 में पीएचडी कंप्लीट करते हैं, तो ऐसी स्थिति में इस दरमियान का तो टीचिंग एक्सपीरियंस का लाभ मिलेगा नहीं। तो 18 से 20 मुश्किल से केवल 2 वर्ष बचते हैं और उस 2 वर्षों में टीचिंग एक्सपीरियंस का कैसे आपने 10 अंक दे दिया? 2 वर्षों का अगर आप अंक देंगे तो अधिकतम आप कितना दे सकते हैं? केवल 4, और यहाँ पे आपने कितना अंक दिया है? 10 अंक। ये किसका है? अमरनाथ कुमार जी का ही है। अगर ये गलत है तो आप फिर इस पर क्लैरिफ़ाई कर दीजिए। और दूसरी बात, ये जो मैं चीज़ें दिखा रहा हूँ, इस पर ऑलरेडी माननीय न्यायालय में आपको जवाब भी देना है। क्योंकि माननीय न्यायालय में इस संबंध में हो सकता है कोई ना कोई तो गया ही होगा, क्योंकि जब माननीय न्यायालय की ही कोई एडवोकेट ये चीज़ें हमें प्रस्तुत कर रही हैं, तो ऑब्वियसली कोई तो कोई गया होगा। और इस तरह के कई मामले हैं, ये तो एक मामला उजागर हो पाया है। देखिए, उन्होंने टीचिंग एक्सपीरियंस भी कहाँ-कहाँ कर रखा है, उन्होंने यह भी लगा रखा है। वो टीचिंग एक्सपीरियंस एक्स फैकल्टी डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स किशन कॉलेज में है,
एक्स फैकल्टी डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स पटना साइंस कॉलेज पटना, ये पटना यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, उसमें से हैं। और एक्स फैकल्टी डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स जेएन कॉलेज मधुबनी अंडर ललित नारायण यूनिवर्सिटी दरभंगा, इन तीनों में है। ठीक है, इनकी ये टीचिंग एक्सपीरियंस और यही टीचिंग एक्सपीरियंस इन्होंने लगाया था। अच्छा, दूसरी सबसे मज़ेदार बात ये है कि आप खुद अपने इसमें कह रहे हैं, आरटीआई में किसी को जवाब आपने क्या दिया है कि आपके द्वारा समर्पित शिक्षण अनुभव, देखिए ये आप ही की आरटीआई है, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की, जो कि 29/11/2024 को देते हैं, 29 नवंबर को। उसमें आप क्या कह रहे हैं कि आपके द्वारा समर्पित शिक्षण अनुभव पत्र पर समीक्षा के क्रम में विषय विशेषज्ञों द्वारा 4.96 अंक दिया गया है। साथ ही एक्सपीरियंस काउंटेड आफ्टर द अवार्ड ऑफ पीएचडी का उल्लेख किया गया। मतलब आपकी एक्सपीरियंस जो है पीएचडी के बाद की काउंट की गई है, पीएचडी के दरमियान की नहीं काउंट की गई है। खुद आपकी आरटीआई कह रही है, तो आप ये तो आप खुद कह रहे हैं ना, ये तो आप खुद कर रहे हैं और माननीय न्यायालय का ऑर्डर भी यही कह रहा है। तो इसमें बताइए, अगर ये चीजें मैं दिखा रहा हूँ या बता रहा हूँ, तो इसमें कहाँ से आप पर आरोप है? ये तो मैं एक तरह से और स्पष्टीकरण कर रहा हूँ, ताकि इस आधार पे अगर किसी अभ्यर्थी की नौकरी 1 साल बाद जाएगी, 2 साल बाद जाएगी, तो कितनी पीड़ादायक होगी। चूँकि माननीय न्यायालय में हो क्या रहा है कि जितने भी केसेज़ जाते हैं, तो उसमें माननीय न्यायालय द्वारा 6 सप्ताह का समय दे दिया जाता है। 6 सप्ताह यानी लगभग 2 महीने का। और 2 महीने बाद होता क्या है कि काउंटर फाइल आपको करना होता है 2 महीने के अंदर में, और काउंटर फाइल आयोग के द्वारा किया नहीं जाता है। इसलिए उस केस की लिस्टिंग ही नहीं होती है, और माननीय न्यायालय ये कहते हैं कि अरे ये तो बहुत अर्जेंट मैटर नहीं है, चलो बाद में लिस्ट होगी। वो केस लिस्ट ही नहीं हो पाती है। इस वजह से मामला बढ़ते जाता है, लंबा खिंचते जाता है, खिंचते जाता है। लेकिन कभी तो वो मामला खुलेगा, कभी तो ऑर्डर वो खुलेगा, और जिस दिन ऑर्डर खुलेगा और उस दिन यह सब ऑर्डर दिखाए जाएँगे रेफरेंस के रूप में कि माननीय न्यायालय का ऑर्डर है और आपने पीएचडी के दरमियान के एक्सपीरियंस का अंक दिया है, तो क्या शिक्षण अनुभव जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, उन पर आप ठिकरा फोड़ करके इस चीज़ को बचा सकते हैं क्या? क्योंकि वहाँ पे भी तो शिक्षण और टीचिंग सब्जेक्ट एक्सपर्ट द्वारा ही ना मूल्यांकन किया गया होगा। जिसको आपने पीएचडी के दरमियान के टीचिंग एक्सपीरियंस दे दिया था, वहाँ पे भी तो आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट ही मूल्यांकन किए होंगे। ये ऑर्डर आने के बाद कैसे आप गलती कर सकते हैं? और ऑर्डर आने के बाद अगर गलती कर रहे हैं, तो ये कोर्ट की अवमानना नहीं है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है क्या? कोर्ट की अवमानना नहीं है, ये तो सीधे और सीधे कोर्ट की अवमानना है। आप पर तो कोर्ट की अवमानना का भी एक तरह से केस कोई दायर कर सकता है। कि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं, जब कोर्ट की ऑर्डर इस तरह आ चुके हैं और खुद आपने विज्ञापन में कह रखा, और इसके बावजूद ये सब चीजें हो रही हैं। अगर यह भी गलत है, अगर ये जो जो चीजें सुनीता भटनागर जी द्वारा मुझे प्रस्तुत की गई हैं, अगर यह दस्तावेज और इन्फॉर्मेशन गलत है, अगर ये जो जो चीजें बता रही हैं अमरनाथ जी के बारे में, ये गलत है, और इस तरह की पीएचडी, ये पीएचडी का नोटिफिकेशन उनका गलत है, ये अमरनाथ जी का स्कोर गलत है जो उनको आरटीआई के, अमरनाथ जी को आरटीआई के द्वारा प्राप्त हुआ, ये गलत है, या फिर उनके टीचिंग एक्सपीरियंस 3 जगह के नहीं है, वो गलत है। सब कुछ गलत है। ये आपके द्वारा जो आरटीआई दिया गया है, वो भी फर्जी है। ठीक है? तो फिर इसके लिए मैं विनम्रतापूर्वक आपसे क्षमा माँगता हूँ, अगर ये सच में सब कुछ गलत है तो। लेकिन कोर्ट में फिर आप कैसे जवाब देंगे? वो तो आप समझिएगा। चूँकि ये गलत तो कुछ है नहीं, लेकिन अगर इसको भी आप ये कहते हैं कि ये फर्जी अफ़वाह फैलाई जा रही है या गलत ढंग से दिखाया जा रहा है, तो फिर इसका ईश्वर जाने, किस एंगल से गलत है। ये वीर कुँवर सिंह यूनिवर्सिटी का नोटिफ़िकेशन है, आपके द्वारा ही ये आरटीआई दिया गया है, जो कि 21/10/2024 को दिया गया है। ये कैसे गलत हो गया? तो ये क्या है? कोर्ट का ऑर्डर आप कहेंगे क्या कि गलत है? ये कोर्ट का ऑर्डर भी मैं ले आ रहा हूँ। अगर आपको यकीन नहीं है, तो कोई भी अभ्यर्थी केस नंबर देखिए 103339, आप जाके माननीय पटना हाई कोर्ट के केस नंबर 103339 2022 का ये ऑर्डर है। इसके बिहाफ़ पे आप सर्च करेंगे तो आपको ये ऑर्डर मिल जाएगा वहाँ पे। माननीय न्यायालय के जो है कि, या नहीं तो आप हायर एजुकेशन अवार्ड चैनल के ग्रुप में जुड़े हैं, तो वहाँ पे भी ऑर्डर उपलब्ध करा दिया जाएगा, अगर किन्हीं को पढ़ने में दिलचस्पी है तो। वैसे इस ऑर्डर को डिटेल में मैंने डिकोड किया है, यह क्या मामला था, और ये भी बड़ा रोचक मामला था। इसमें जो अभ्यर्थी केस करता है, उन पर भी माननीय न्यायालय के द्वारा एक्शन ले लिया जाता है, उनके भी नंबर काट दिए जाते हैं, और जिस पर केस किया गया था, उनके भी नंबर काट दिए जाते हैं, क्योंकि दोनों के ही एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट गलत पाए जाते हैं। तो ये भी बड़ा रोचक मामला था, इसको ऑलरेडी मैंने डिकोड किया है। आप चाहें तो हायर एजुकेशन बोर्ड चैनल में देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में भी मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूँगा, या वीडियो के अंत में भी स्क्रीन पर भी वो वीडियो आपके सामने उपलब्ध होगा। चलते-चलते 1-2 चीज़ और मैं कहना चाहूँगा। इसमें आपने क्या कहा है कि यहाँ पे रिसर्च पेपर वगैरह पे अंक काटे जा रहे हैं। एक चीज़ और बताएँ माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यूजीसी केयर जो कि यूजीसी द्वारा गवर्नर जनरल हैं,
तो उसमें अगर नंबर काटे जा रहे हैं, तो फिर कौन गलत है? क्या यूजीसी लिस्टिंग कर रही है उन जनरल की, वो गलत है? क्या यूजीसी गलत है? क्या यूजीसी गलत तरीके से यूजीसी केयर में लिस्ट कर रही है जनरलों को? क्योंकि यूजीसी केयर जनरल के अंक काटे जाना, यह तो कहीं भी निहितार्थ नहीं है किसी भी प्रकार से। हाँ, अगर किसी ने इनकम्प्लीट आर्टिकल लगाया है और इस आधार पे आप काट रहे हैं, तो चलिए वो तर्क कुछ हद तक न्याय संगत है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि अगर वो कंप्लीट आर्टिकल लगाया है और इसके बावजूद अगर आप नंबर काट रहे हैं, तो ये तो गलत है। हिस्ट्री में हज़ारों ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि जिसका आपने अंक काटा है और उसमें से बहुत सारे तो ऐसे हैं जिनका यूजीसी केयर में पब्लिश है। कंप्लीट आर्टिकल उन्होंने दिया है और उनकी आर्टिकल रिसर्च जर्नल जो है यूजीसी केयर की वेबसाइट पे आज भी उपलब्ध है और साइट पे भी खोजने को उपलब्ध है। और उसके बावजूद उनका सब कुछ होने के बाद भी उनको इंटरव्यू कॉल नहीं आया है। और ऐसी संभावना है कि उनका भी आपने रिसर्च में नंबर काट दिया होगा। तो प्लीज़ आप ऐसी गलतियाँ ना करें, क्योंकि ऐसी गलतियाँ करते हैं तो कहीं न कहीं आयोग ही बुरी गति से फँसेगा। क्योंकि हर मामला सब्जेक्ट एक्सपर्ट पे आप नहीं सब्जेक्ट एक्सपर्ट के अधीन कर सकते हैं और इस तरह से सब्जेक्ट एक्सपर्ट पे आप नहीं इस चीज़ को ढाल बना सकते हैं कि अनुभव का अंक हो या किसी भी प्रकार का अंक हो, वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट देखते हैं। दूसरी बात हाँ, एक दिव्यांगता के बारे में हो रही है। देखिए, कई तरह के दिव्यांग का मामला आ रहा है। जो गूंगा-बहरा है, वो अच्छे से बोल रहा है, अच्छे से सुन रहा है और उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि उसकी जाँच हो रही है, जबकि वो उधर वर्क भी कर रहे हैं। किस प्रकार की जाँच? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम? जो प्रत्यक्ष है, उसके लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता है? तो जो भी आप पर आरोप लगाए गए हैं, वो ऐसा नहीं है कि निराधार है। और दूसरी बात देखिए, मैं आपसे इससे विनम्रतापूर्वक ये कहना चाहूँगा, ये देखिए आरोप नहीं लगाए जा रहे हैं, आपसे पूछा जा रहा है। आपको एक तरह से विज़न दिया जा रहा है। विज़न क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि यह सब मामला अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आयोग पर लगता है, तो कौन फँसेगा? आयोग ही तो फँसेगा ना। और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है क्या? अगर ये माननीय न्यायालय का ऑर्डर आ चुका है और इसके बावजूद भी ये कब का ऑर्डर आया? देखिए, इसके बाद की जो-जो घटनाएँ होंगी, वो तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ही होगा। ये देखिए 31/8/2024, बाप रे! 31 अगस्त 2024 को ये ऑर्डर आया है और 31 अगस्त 2024 के बाद अगर कोई भी इस तरह का मामला करते हैं आप, तो वो तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। सीधे-सीधे कोर्ट क्यों मानना है? मैथमेटिक्स का रिज़ल्ट कब आता है? ये मैथमेटिक्स का रिज़ल्ट देखिए, ये भी आता है खैर 30/7/2024 को। अच्छा, ये बच गए, 30/7/2024 को आता है। अच्छा, ये तो आप ल के लिए बड़ी अच्छी बात है कि आप बच गए। कोर्ट की अवमानना एक प्रकार से नहीं होगी, क्योंकि आप कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, उसके बाद आप मैथमेटिक्स का रिज़ल्ट प्रकाशित किए हैं। तो इसमें आप सुधार कर लीजिए। अगर इस तरह की कोई भी चूक है या त्रुटि है, तो इसमें सुधार कर लीजिए। और दूसरी बात, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो या ना हो, आप अपने ही विज्ञापन के तो गलत जा रहे हैं ना, अपने ही विज्ञापन के विरोध में तो जा रहे हैं ना। विज्ञापन में आपने खुद कह रखा है कि पीएचडी के दरमियान का अंक हम नहीं ले रहे हैं। और आप खुद अपनी आरटीआई में भी कह रहे हैं कि हम पीएचडी के दरमियान के टीचिंग एक्सपीरियंस को नहीं जोड़ रहे हैं। तो फिर आप इसमें सुधार लीजिए, संशोधन कर लीजिए, क्योंकि नहीं करते हैं तो ये आपके लिए कहीं न कहीं चुनौती होगी और आने वाले समय में भी आप ऐसा नहीं करेंगे, आपसे यही उम्मीद की जाती है। हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल द्वारा भी और तमाम अभ्यर्थियों द्वारा भी, क्योंकि आने वाले समय में भी कुछ नियुक्ति की बातें आपके द्वारा कही गई हैं, तो इस तरह की अगर लूप होल्स होते हैं, तो आने वाले समय में नियुक्तियों में भी देर होगा। और दूसरी बात, ये नियुक्ति जो ऑनगोइंग चल रही है, अगर बीच में न्यायालय का कोई उलट-पुलट करने वाला कोई ऑर्डर आता है, तो सभी अभ्यर्थियों पर उसकी गाज गिरेगी, सभी अभ्यर्थियों पर उसकी आँच आएगी। तो आप चूक ना करें, ताकि अभ्यर्थियों पर किसी प्रकार की आँच आए। बस यही आपसे निवेदन है और थोड़ा जनरल वगैरह का भी अच्छे से आप ध्यान रख के जाँच करें, ताकि यूजीसी केयर और इन सब तरह के लिस्टेड जो जनरल है, कम से कम उस पर आप अंक ना काटें, क्योंकि वो कहीं न कहीं यूजीसी को आप ताक पर रख कर के नंबर काट रहे हैं, अगर ऐसा करेंगे तो। ठीक है, उम्मीद करते हैं यह वीडियो सभी को समझ आई होगी और हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल के अगर कोई नए व्यूअर हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले समय में जो भी घटनाएँ हैं, आपको समय पे उपलब्ध होती रहें। सभी इन्फॉर्मेशन आपको समय पर मिलते रहें। और जो भी इंटरव्यू देने वाले अभ्यर्थी हैं, उनको मैं ये कहना चाहूँगा, यहाँ पर आप यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के, कैप्चा कोड डालकर यहाँ पे लॉगिन करेंगे, तो जिनकी भी आयोग के द्वारा इंटरव्यू की सूची जारी कर दी गई है, उनका एडमिट कार्ड यहीं से प्राप्त हो जाएगा। बाय पोस्ट कई बार देर हो जाती है, तो यहाँ पे यूज़र आईडी, पासवर्ड, कैप्चा कोड डाल करके साइन इन करके आप यहाँ से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल पर आखिर तक आप सभी बने रहें, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।